नमस्कार, मैं त्रिशा भट्टाचार्य, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज। आज के इस वर्चुअल लेक्चर में कक्षा 11 की सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ। आज जिस चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं वो है आपका द्रव्यों का प्रभाव। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ परिभाषाओं से परिचित होना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके इन परिभाषाओं को पढ़ते हैं और फिर उनके विषय में हम जानते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है वो है आदर्श द्रव्य। ठीक है, आदर्श द्रव्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल लिक्विड क्या होता है? ऐसा द्रव जिनको दबाने पर उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन ना हो, मतलब कि ऐसा लिक्विड, ठीक है, द्रव मतलब ऐसा लिक्विड। हम यहाँ पर लिक्विड वर्ड को लेंगे तो ज़्यादा आप रिलेट कर पाओगे। ऐसा लिक्विड जिसको आप दबाओगे तो उसके वॉल्यूम में, आप प्रेस करोगे तो उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? लिक्विड्स जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, असंपीडीय है, मतलब इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स मतलब ऐसे द्रव जिनको दबाने पर उनके आयतन में कोई भी परिवर्तन ना हो उनको। और दूसरी कंडीशन क्या है? द्रव के विभिन्न परतों के सापेक्ष वेग होने पर परतों के बीच कोई स्पर्श रेखीय घर्षण बल ना कार्य करता हो। इसको समझते हैं वर्ड टू वर्ड। देखिए, आपने शहद को देखा है, शहद कैसे फ्लो करता है? बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है। तो हम कहते हैं कि इसमें ये विस्कस है, मतलब चिपचिपा है। तो विस्कस को हिंदी में क्या कहते हैं? श्यान कहते हैं। होता क्या है कि जो आपका लिक्विड है उसमें लेयर्स होती हैं, ठीक है, परतें होती हैं। एक परत दूसरे परत को हमेशा आगे बढ़ने से रोकती है। तो नीचे वाली परत जो कि आपने जिस भी उसको बर्तन में रखा उसके टच में होगा, उसके बाद वाली परत जो है वो अपने पिछले, वो आगे, जो पहली परत है वो उसको आगे नहीं बढ़ने देगी। ठीक है, इसको और डिटेल में हम श्यानता मतलब विस्कोसिटी में पढ़ेंगे। लेकिन एक जनरल सा आइडिया लीजिए कि एक लेयर है जो कि एकदम रुकी हुई है, ठीक है। अब उसके ऊपर वाली लेयर जब आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो जो नीचे वाली लेयर है वो उसको रोकेगी, ठीक है। थर्ड लेयर सेकंड को रोकेगी, फोर्थ लेयर थर्ड को रोकेगी। तो इस तरह से क्या मतलब जो है आपकी नीचे वाली लेयर हमेशा ऊपर वाली लेयर को रोकेगी। तो फर्स्ट लेयर जो है वो सेकंड को रोकेगी, सेकंड लेयर जो है वो थर्ड को रोकेगी, थर्ड लेयर जो है फोर्थ को रोकेगी। इस तरह से उसमें घर्षण बल आएगा। लेकिन अगर आपका आदर्श द्रव है तो उनके परतों के बीच सापेक्ष वेग मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष वेग होने पर भी परतों के बीच में कोई भी स्पर्श रेखीय, टैंजेंशियल, स्पर्श रेखा मतलब टैंजेंट, रेखीय घर्षण मतलब उनके बीच में अगर मैं टैंजेंट खींचूं तो उनके उस लाइन ऑफ एक्शन में भी किसी तरह से कोई भी घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। तो ऐसे बलों को हम क्या कहेंगे? आदर्श द्रव। मतलब कि वो असंपीडीय है, मतलब इनकम्प्रेसिबल होंगे, और अश्यान मतलब नॉन विस्कस होंगे। तो नॉन विस्कस लिक्विड, ऐसे को हम आइडियल लिक्विड या आदर्श गैस कहते हैं। तो वो है आपका अश्यान मतलब नॉन विस्कस, असंपीडीय मतलब इनकम्प्रेसिबल। ऐसे लिक्विड्स को हम आदर्श लिक्विड, आइडियल लिक्विड या आदर्श द्रव कहते हैं। लेकिन आदर्श द्रव इस पूरे ब्रह्मांड में आपको मिलेगा नहीं है। एक काल्पनिक आपकी कह सकते हैं एकदम परफेक्ट जो लिक्विड है उसकी ये डेफिनेशन या परिभाषा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, दूसरा जो डेफिनेशन हमें करनी है वो है धारा रेखीय प्रवाह। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का क्या है? जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी एक ही बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। मतलब कि जैसे कोई लिक्विड अगर बह रही है आपकी, तो यहाँ एक कण है, यहाँ एक कण है, ये कण है। अगर ये कण जो है, ये फर्स्ट कण है, ये सेकंड है, ये थर्ड है।
फर्स्ट अगर इस पॉइंट से गुजरा है तो सेकंड जो कण जब आगे आएगा वो भी इसी पॉइंट से गुजरेगा, और जब थर्ड आएगा वो भी इसी पॉइंट से गुजरेगा। मतलब जब कोई लिक्विड प्रवाहित मतलब फ्लो कर रही है, ठीक है, कि किसी एक बिंदु पर, जैसे मैंने पॉइंट 1 अगर मान लिया, से गुजरने वाले द्रव मतलब जितने लिक्विड यहाँ से निकल रहे हैं 2, 3 जितने भी पॉइंट कण मान लो, आप छोटे छोटे पार्टिकल्स मान लो गुजर रहे हैं, वे सभी कण एक ही मार्ग, मतलब अगर 1 ने जो फॉलो किया तो वही जो पाथ है वो 2 भी फॉलो करेगा और वही पाथ जो है वो 3 भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो ऐसे अगर मुझे कोई मतलब मोशन मिले उसे हम क्या कहेंगे, धारा रेखीय प्रवाह, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो। ऐसी फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो करेंगे जिसमें कि अगर एक पार्टिकल जो चल रहा है उसने अगर एक पाथ फॉलो किया है तो उसके पीछे वाला पार्टिकल भी उसी पाथ को फॉलो करेगा, और थर्ड वाला भी उसी पाथ को फॉलो करेगा, फोर्थ भी उसी पाथ को कंटिन्यूएशन में फॉलो करेगा। उसे कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह, मतलब स्ट्रीम लाइन फ्लो। तीसरा जो डेफिनेशन आता है वो है विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह मतलब टर्ब्यूलेंट फ्लो। टर्ब्यूलेंट फ्लो आपका धारा रेखीय मतलब स्ट्रीम लाइन फ्लो का एकदम उल्टा है। जो इस कंडीशन को नहीं मानेगा, जो धारा रेखीय प्रवाह नहीं होगी, उसे हम क्या कहेंगे, विक्षुब्ध प्रवाह। लेकिन विक्षुब्ध प्रवाह के लिए क्रांतिक वेग का एक टर्म आता है इसमें, जिसे हम कहते हैं क्रांतिक वेग, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी। तो आपके जब तरल का वेग एक मान है, सीमांत मतलब एक लिमिट है, एक लिमिट के आगे बढ़ता है, वेलोसिटी के एक लिमिट के आगे बढ़ता है, वो लिमिट क्या है, वो लिमिट है आपकी क्रांतिक वेग मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी जब क्रिटिकल वेलोसिटी को पार कर जाती है तब कोई भी लिक्विड अगर वो स्ट्रीमलाइन धारा रेखीय प्रवाह कर भी रही है तो वो किस में बदल जाएगी, विक्षुब्ध प्रवाह में बदल जाएगी, ठीक है, समझ में आया। तो धारा रेखीय प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह में कब बदलती है, क्रांतिक वेग को पार करने बाद, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस करने के बाद। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि आपका धारा रेखीय प्रवाह कब विक्षुब्ध प्रवाह बनती है। कब बनती है बेटा, जब वो उसका जो वेग का मान है वो क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्रांतिक वेग को पार कर जाता है। चौथा जो टर्म हमें पढ़ना है वो है धारा रेखीय नली। धारा रेखीय नली मतलब क्या है, आपने कभी पाइप से पानी निकलते देखा है, कैसे निकलता है, इस तरह से पाइप से पानी निकलता है। तो हम जो है एक धाराओं से बनी हुई एक काल्पनिक नली मान लेते हैं, जैसे ये सारी धारा जा रही है तो इसको हमें पाइप जैसा मान लेते हैं, और इसके अंदर जो है आपकी धाराओं की रेखा जा रही है, ये कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि हम पूरे लिक्विड को या पूरे तरल को कंसिडर नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कि यहाँ पर पूरे में लिक्विड चल रही है, जैसे ये लिक्विड बह रही है, ठीक है, फ्लूइड है, लिक्विड है, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसी के अंदर मैं एक छोटा सा इमेजिनरी पाइप जैसा मान लूंगी, ठीक है, और इसके अंदर से जितनी ये रेखाएं निकल रही हैं बस उन्हीं को कंसिडर करूंगी और उन्हीं पे अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाऊंगी, आगे हमें जो भी इनमें जो है डेरिवेशंस करने होंगे उनके लिए, ठीक है। तो ये जो हमने है मेजर 4 डेफिनेशन सीखी। अब आगे सीखते हैं श्यानता। किसे कहते हैं, श्यानता। तो हम बात करेंगे श्यानता मतलब विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी का असर वैसे ही होता है जैसे फ्रिक्शन मतलब घर्षण का असर होता है आपके ठोसों पर मतलब सॉलिड पर। तो सॉलिड पे क्या काम होता है, ठोस पर घर्षण क्या काम करती है कि वो जो है आपको आपके ठोस को चलने से रोकती है, यही तो काम करती है। तो यही काम आपका जो द्रव्य है, लिक्विड्स है, उनमें कौन करता है, उनमें आपका श्यानता करता है, विस्कोसिटी करता है। मतलब अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रही है, प्रवाह हो रही है लिक्विड का, मतलब द्रव का प्रवाह हो रहा है, तो वो उसके प्रवाह का विरोध करती है। हर एक लेयर अपने से ऊपर वाले लेयर के मूवमेंट को रोकती है। तो इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी 3-4 डेफिनेशन है, लेकिन हम एक को लेके चलेंगे क्योंकि सबका इनर मीनिंग एक ही आएगा, ठीक। तो द्रव की एक परत मतलब लेयर जब दूसरी परत पर फिसलती है, ठीक है, हमने माना कि कोई भी लिक्विड है वो लेयर दर लेयर बनी हुई है, ठीक है, इस तरह से लेयर दर लेयर।
अब जैसे ये आपका है ए बी सी डी ई लेयर, ए जो है वो यहाँ है। अब जब बी इसके ऊपर से फिसलेगी तो ए उसको पीछे रोकेगा, उसको आगे जाने नहीं देगा। फिसलती है तो उनके बीच में घर्षण बल मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कार्य करता है, जो परतों के बीच सापेक्ष मतलब रिलेटिव वेग का विरोध करता है। अब जैसे ये चलने लगेगी तो सी अगर चल रही है तो बी खुद तो चलने के लिए कर रही है जिसको ए रोक रहा है, लेकिन सी को भी बी रोकेगी। अब अगर डी चलने लगेगी तो डी को कौन रोकेगा? सी रोकेगा। और अगर ये मूवमेंट करना चाहेगी तो डी उसको रोक देगा। मतलब हम बार बार इसमें क्या चीज़ देखेंगे कि ऊपर वाली लेयर अपने नीचे वाली लेयर के मूवमेंट को रोकेगी, उसको मूव नहीं करने देगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम श्यानता कहेंगे। अब श्यानता के लिए मतलब विस्कोसिटी के लिए अगर हमको कोई डेरिवेशन करना है तो उस डेरिवेशन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, तब इसका हम एक सूत्र का निगमन मतलब एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सबसे पहला आपका जो आता है वो है वेग प्रवणता। प्रवणता टर्म हमने पहले भी यूज किया है, इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? देखिए, वेग प्रवणता, जब हम किसी भी चीज का बदलाव उसकी दूरी के सापेक्ष नापते हैं, मतलब जब हम किसी भी वैल्यू के चेंज जैसे वेग है या किसी भी आप इस तरह के किसी भी चीज़ कोई भी अगर आप मान लीजिए सूत्र फॉर्मूला है उसका चेंज, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में स्टडी करते हो? डिस्टेंस के, कि अगर आपका वेग मतलब आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वो डिस्टेंस के हिसाब से कैसे बदल रहा है। अगर आपका वेलोसिटी कोई भी चीज़ जैसे आपका त्वरण मतलब एक्सेलरेशन अगर बदल रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस दूरी के हिसाब से किस तरह से बदल रहा है। ऐसी चीज़ें जहाँ पर हम चेंज को पढ़ते हैं किसके सापेक्ष, किसके रिलेटिव, हम डिस्टेंस के रिलेटिव पढ़ते हैं, तो ग्रेडियंट मतलब प्रवणता कहलाता है। तो यहाँ पर हम वेग प्रवणता की बात करेंगे तो वेग प्रवणता क्या होगा? वेग बटे दूरी। ठीक है, दूरी तो नहीं कह सकते लेकिन एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन बटे आप कह सकते हो कि विस्थापन एक तरह से, लेकिन इसे एक्सेलरेशन मत मानिएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन आप एकदम मत मानिएगा क्योंकि इसमें देखिए दूरी कहाँ से हम ले रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, ये दूरी है, मतलब इस दिशा में आपकी दूरी है, और जबकि आपका वेलोसिटी किस दिशा में है? इस दिशा में, मतलब आपकी जो भी बॉडी है उसका वेग किस दिशा में है? इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, अगर आपने इसको गलती से एक्सेलरेशन लिख दिया या त्वरण लिख दिया तो गलत हो जाएगा क्योंकि त्वरण में एक ही दिशा में दोनों का मूवमेंट होता है। तो हम इस चीज़ को अब पहले पढ़ेंगे। पहले हम वेग निकालेंगे। देखिए, ये एक लेयर है जो किसी भी लिक्विड का लेयर है जो कि आपके बेस के साथ जुड़ा है, जो भी आपने बर्तन लिया है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें और भी लेयर्स हैं तो मैं एक लेयर ले रही हूँ OX, फिर मैंने एक लेयर मानी यहाँ पर CD और EF। ठीक है, बीच में ABCD और भी लेयर्स आ रही हैं। अब मैंने माना कि इसका वेग कितना है? V है। ठीक है, और जो ऊपर वाली लेयर है डेफिनेटली वो जो है नीचे वाली लेयर से जुड़ी है, ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो उसका वेग ज़्यादा होगा। टॉप लेयर की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, ठीक है, वेग होता है मतलब वेलोसिटी होती है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो इधर में वेग में चेंज कितना है, वेग में अंतर कितना है? पहले कितना था? v, और अब क्या बन गया? v प्लस डेल्टा v। तो ये क्या होगा? वेग में अगर मुझे अंतर निकालना है तो आपका अंतिम वेग कितना आया? v प्लस डेल्टा v माइनस जो इनिशियल वेग था, तो ये वेग कटा तो ये आएगा डेल्टा v। ठीक है, और दोनों के बीच सापेक्ष दूरी कितनी है? डेल्टा x। तो अगर मुझे वेग प्रवणता निकालनी होगी तो वो क्या होगा? वेग में परिवर्तन बटे कितना परिवर्तन आपका आ रहा है? वेग में डेल्टा v।
ठीक है, और विस्थापन, ठीक है। ऐसे भी आप जानते हो कि जब हम त्वरण लेते हैं तो नीचे क्या आता है, वेग बटे समय, तभी ये क्या बन जाता है, त्वरण। तो त्वरण तो ये हो ही नहीं सकता, वेग बटे विस्थापन एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन वेग की दिशा और विस्थापन की दिशा एकदम इनमें अलग है। तो विस्थापन कितना हो जाएगा इसका, डेल्टा एक्स। ये आ गया आपका वेग प्रवणता। अब हम जो है बल, शांता बल निकालेंगे, ठीक है, विस्कोसिटी, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी निकालेंगे। तो वो क्या होगा, ठीक है। तो ये देखा गया है कि जो शांत बल लग रहा है परतों के बीच में, वो किसका समानुपाती है, ये जो हमने अभी वेग प्रवणता निकाला था। मतलब जो आपके विस्कस फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है किसके, आपके प्रोपोर्शनल है वो जो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट था। और यही बल किसके समानुपाती है, जो आपके एकांक उसका एक लेयर का क्षेत्रफल होगा, डेल मतलब ए। इसका अगर मैंने क्षेत्रफल मान लिया कि ए इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को एक साथ लिखूंगी तो ये हो जाएगा ए, ठीक। तो ये हो जाएगा ठीक है। अब ये नीचा क्या है, इस नीचा को हम क्या कहते हैं, प्लस माइनस हम इसको लेंगे। नीचा जो है इसको हम कहते हैं श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये मेरा, आपको मैंने पहले भी बताया है, जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो ये जानते हैं कि जब भी हम ये समानुपाती या प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है। इस कांस्टेंट को हम कोई नाम देते हैं। इस सूत्र में इसका नाम, इसको नीटा से रिप्लेस किया है और नीटा को श्यानता गुणांक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। देखिए इसकी वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, अगर यदि ए को मैं 1 मानूं और डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स को मैं मानूं 1, ठीक है। ये कितना होगा, ये होगा मीटर प्रति सेकंड इसका है और इसका है मीटर, तो ये तो प्रति सेकंड में आएगा, और ये कितना होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी खैर हमें इतनी आवश्यकता यहाँ है नहीं। तो F किसके बराबर हो जाएगा, नीटा, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो F बराबर हो जाएगा नीटा के। तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपका श्यानता बल है वो किसके बराबर है, श्यानता बल बराबर है किसके, या हम इसको डिफाइन करें तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, मतलब श्यानता गुणांक, वो किसके बराबर है, बल। कौन से श्यानता बल के बराबर है, जब आप एकांक क्षेत्रफल, जो परतें आप ले रहे हो वो उनका क्षेत्रफल, उस एकांक का क्षेत्रफल कितना है, वो एकांक क्षेत्रफल का है, और उनमें जो वेग प्रवणता है उसका मान भी 1 है। तो डिफाइन क्या होगा कि श्यानता गुणांक उस श्यान बल के बराबर है जो परस्पर संपर्क में स्थित एकांक क्षेत्रफल वाले दो परतों के बीच कार्य करता है, और उनके बीच वेग प्रवणता कितनी है, वेग प्रवणता भी उनके बीच 1 है। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन दी। अब हमें, जैसे कि मैं अभी तक आप लोग समझ रहे होंगे कि हर एक में हम क्या निकालते हैं, 2 चीज़ें हमेशा निकालते हैं, एक इसका सूत्र तो निकाल लिया, दूसरा इसकी विमा और तीसरा इसका मात्रक। तो आइए इसकी विमा निकालें। F इज इक्वल टू नीटा प्लस माइनस अभी मैं लीव कर देती हूँ, डेल्टा वी बटे वी। तो नीटा कितना होगा, ये इसका हट के इधर लेके चले जाए, F अपॉन ए इंटू डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स, ठीक है। इसका कितना होता है, MLT-2। ये उन बच्चों को बहुत अच्छे से पता है जो स्टार्टिंग में मेरे साथ रह रहे हैं और
दूसरा यहाँ क्या आएगा एल स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। तो स्टार्टिंग से मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन कर रहा है बेटा, उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और बाकी जो नए बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे पिछले वीडियोस को देखें जो मैंने आपको भेजे हैं, उनमें आपको ये बहुत क्लियरली समझाया जाएगा कि ये किस तरह से आ रहा है, ठीक है। और इसका कितना होगा बच्चों, इसका आएगा आपका LT -1/L, ठीक है। एक L से ये कटा तो ईटा का कितना आएगा MT -2, ये जाके प्लस का 1 और एक नीचे L है तो ये हो जाएगा ML -1 T -1, ये इसका आएगा विमा। अब विमा की मदद से हम मात्रक निकाल सकते हैं, तो अगर हम विमा की मदद से इसका मात्रक निकाले तो कितना आएगा, देखिए M को नापेंगे हम kg से, L को मीटर -1 हो गया, ये सेकंड -1, ये इसका मात्रक मतलब यूनिट आ गई है, ये इसकी यूनिट आ गई है। इसकी एक और यूनिट यूज करते हैं 1 पॉइस जो है वो 1/10 kg मीटर -1 सेकेंड -1 के बराबर होता है, मतलब किग्रा मीटर की घात -1 और सेकेंड की घात -1। तो इस तरह से जो है आप इसके दोनों उसको भी यूज कर सकते हैं और ये वाला मात्रक को भी आप यूज कर सकते हैं। तो आज हमने श्यानता गुणांक के बारे में जाना, आज हमने जाना कि श्यानता लेयर्स में मतलब विस्कोसिटी लेयर्स में किस तरह से काम कर सकती है, और हमने स्टार्टिंग में 4 डेफिनेशन भी समझी। तो आज के वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड असाइनमेंट आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा, आप अच्छे से वीडियो को देखिए और उसके जो नोट्स प्रोवाइडेड है उसको अच्छे से समझ के तब करिए। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ ग्रुप में इन्फॉर्म करिए। थैंक यू।